जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पहला जो राउंड था वो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, संजय सिंह और विपक्ष के दल ने वो जीत लिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी उसको धता बताते हुए पहला राउंड तो विपक्षी दलों ने जीत लिया। और अब असली जो लड़ाई है, जो फाइनल राउंड होने वाला है, वो 14 दिसंबर को होने वाला है, जब रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस अपनी रैली करेगी और उस रैली के अंदर लोग आएंगे। वहां पे क्या बातें होंगी उसको केवल एक दिन की रैली करके खत्म कर दिया जाएगा, या गृह मंत्रालय किस प्रकार से वहां पे लोगों को आने से रोकेगा, क्या होगा, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पहला राउंड जो संसद के अंदर होना था, और उसके बाद राहुल गांधी जिस प्रकार से जर्मनी की यात्रा पे निकल गए और हतप्रभ छूट गए, भारतीय जनता पार्टी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 3 दिन के लिए राहुल गांधी जर्मनी क्यों गए, क्यों बुलाए गए, क्या इतना ज्यादा महत्व हो गया राहुल गांधी का। ये वहां के इंटेलेक्चुअल क्लास, वहां के टॉप लीडरशिप, जिनसे हम यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिलने नहीं देते, अपने डिनर जब होस्ट करती हैं राष्ट्रपति तो उन्हें नहीं बुलाते, और जो आ, दूसरे देश के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वो राहुल गांधी को क्यों बुलाती हैं। तो राहुल गांधी जा रहे हैं जर्मनी और 14 तारीख को यहाँ पे रैली के अंदर वो उपस्थित होंगे। लेकिन एक दुविधा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी खेमे में डाल ही दी। लेकिन संसद के अंदर जैसे चर्चा हुई और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी वो जिस प्रकार से फेल हुई, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि वंदे मातरम के माध्यम से वो बंगाल के इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में बांट दे, पोलराइजेशन कर दे। एक उनका दांव ये था, और दूसरा दांव उन्होंने अपने एक सहयोगी हुमायूं कबीर के माध्यम से वहां बाबरी मस्जिद बनाने का घोषणा करवा दी थी, और पैसे भी उनको दे दिए थे कि बाबरी मस्जिद बनाओ। और इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर बनाने की घोषणा कर दी थी कि मंदिर मस्जिद पे मामला हिंदू मुसलमान पे आ जाए। 30% मुस्लिम जो हैं वो ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर की पार्टी और सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन और टीएमसी के बीच में बढ़ जाए और हिंदुओं को कंसोलिडेट करके वो इलेक्शन जीत जाए। लेकिन जो वंदे मातरम का मामला था उसको भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी उन्हें सफलता मिलेगी, वो सफलता नहीं मिली। और साथ ही साथ अपोजिशन ने अच्छी रणनीति बनाते हुए वंदे मातरम के साथ साथ एसआईआर पे डिस्कशन कराने की बात छेड़ दी। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पे डिस्कशन नहीं करना चाह रही थी। वो कह रही थी ये तो विशेषाधिकार है एक संवैधानिक संस्था का, चुनाव आयोग का, और इसे लोकसभा संसद के अंदर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। लेकिन चलिए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि वंदे मातरम पे अगर डिस्कशन हो जाए और उसके बदले हम लोग इसको चुनाव सुधार पे टॉपिक को ले आए, जिससे कि अपोजिशन चुनाव सुधार पे केवल सजेशन देता रहे और भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के नाम पर बंगाल के इलेक्शन लूट ले। अब ये दोनों दांव उल्टे पड़ गए। वंदे मातरम में जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, उन्होंने ये नहीं पता था कि संजय सिंह इतनी तैयारी करके आएंगे और संजय सिंह राज्यसभा के अंदर जो धोएंगे और विद सब्सटेंशिएटेड प्रूफ्स धोएंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। संजय सिंह ने जैसे बताया कि भाई वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था वो तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, और जो कांग्रेसी थे जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो वंदे मातरम का नारा तो कांग्रेसी लगा रहे थे। जो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे वो तो वंदे मातरम नहीं कह रहे थे, बल्कि वो तो मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करके सरकारें बना रहे थे। कई सारे उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए कि किस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कई जगह सरकार बनाई थी। संजय सिंह ने जैसे बताया, और ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जो सबको पता है, कि किस प्रकार से आरएसएस ने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया और वहां पे उन्होंने भगवा फहराया। इसका मतलब हमारे देश की जो आन बान शान तिरंगे है उसका अपमान भी आरएसएस ने किया, हिंदू महासभा ने किया, और बड़े मुश्किल से बहुत दिनों के बाद उन्होंने तिरंगा फहराना शुरू किया था। तो जो वंदे मातरम के माध्यम से वो दिखाना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वंदे, अच्छा एक और मुश्किल हो गई है, आजकल टीवी डिबेट्स के अंदर जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बैठता है तो उससे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं जरा वंदे मातरम पूरा सुना दो, और उन्हें याद बात तो है नहीं, वो तो केवल एक भावनात्मक मुद्दे को उछालते हैं। बल्कि ये तक लोगों ने चैलेंज कर दिया अपोजिशन वालों ने कि अगर मोदी जी और अमित शाह पूरा वंदे मातरम
पढ़ के सुना दें, जिसको वो चाहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए और हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है, उसके बीच में कन्फ्यूजन को बढ़ा के कि क्या आप राष्ट्रीय गीत को पीछे करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिए जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया बड़े-बड़े वरिष्ठ मंत्रियों ने और जिस प्रकार से उनका संबोधन किया, उससे भी वो हास्य के पात्र बन गए। तो जो वंदे मातरम का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, वो तो भले जानते पड़े बल्कि वो उल्टा पड़ गया और उसने भागते नहीं बना। और इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह इतना बौखला गए, जो नॉर्मली नहीं बौखलाते, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा व्यवस्थित बोलते हैं। लेकिन वो गाली-गलौच पे उतर आए और गाली देने के बाद खुद ही उनको कहना पड़ा स्पीकर महोदय से कि इसको आप एक्सपंज कर दीजिए, इसे कार्रवाई से बाहर निकलवा दीजिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने, संजय सिंह ने और बाकी वक्ताओं ने, गौरव गोगोई ने सत्ता पक्ष को घेरा और जब चुनाव सुधार की बात हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही थी कि एसआईआर पे बात नहीं करेंगे और चुनाव सुधार पे बात कर लेंगे। चुनाव सुधार में राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए, वो मानी बात है कि आज की तारीख में देश की जनता के दिल में बड़ी गहरी पैठ कर चुके हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा व्यक्त की थी, एक नियम बनाया था कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑपोजिशन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। मानी बात है कि एक जेन्युइन कमेटी होती और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, न्यायालय पे भारत के 142 करोड़ लोगों का विश्वास है, राजनीतिक दल पे नहीं है। लेकिन जो कानून में परिवर्तन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया और अमित शाह को लेके मोदी जी बैठ गए, उन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कर लिए। तो मानी बात है कि राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया, ये क्यों पर, तो ये बात तो मानी बात है, जनता में अपील करती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया। दूसरी बात जो उन्होंने उठाई कि उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने कानूनी परिधि से और केस उन पे हो इससे बाहर क्यों किया गया, जब देश के राष्ट्रपति को ये सुविधा प्राप्त नहीं है, प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं है, मुख्यमंत्रियों को प्राप्त नहीं है, राज्यपालों को प्राप्त नहीं है, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों प्राप्त है। इसका मतलब कोई ऐसा काम उनसे आप करा रहे हैं जिससे कि वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं और क्योंकि उन्हें ऐसा निर्विघ्न ये काम करने दिया जा रहा है, इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि आपको प्रोसिक्यूट ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उसकी भी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा ये ना सोचें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि वो इस कानून के तहत बच जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार आएगी तो हम कानून को बदल देंगे और कानून को बदल के फिर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर, ये कानून ऐसा नहीं है जिसको बदला ना जा सके, हम बदल के फिर ये सब कार्रवाई कर लेंगे। और तीसरी बात जो बहुत ज्यादा वैलिड उठाई अपोजिशन ने, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ही ये कानून बनाया था और कोर्ट्स का इसमें अप्रूवल भी था कि अगर अपोजिशन पार्टी जो हारी है, नंबर 2, नंबर 3 के कैंडिडेट अगर कोर्ट में पैसा जमा करा दें और सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाने की अनुमति मिले जिससे वो बता सकें कि कोई फोर्सफुल एंट्री तो नहीं हुई है, डुप्लीकेट वोटर्स तो नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। लेकिन जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया चुनाव आयोग को कि आप जो सीसीटीवी फुटेज है दिखाएं, और तब तक वो कानून लागू था कि फुटेज दिखाई जाएंगी और फुटेज मौजूद ही थी चुनाव आयोग के पास। लेकिन चुनाव आयोग ने फुटेज को नष्ट कर दिया, कानून को बदल दिया और कहा 45 दिन के बाद वो फुटेज जो है नष्ट कर दी जाएगी। तो जब हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो हाईकोर्ट का ऑर्डर चुनाव आयोग के पुराने आदेश के अनुरूप था और हाईकोर्ट तो एक हायर अथॉरिटी है। लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को धता बताते हुए जब सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर दिया और जब अमित शाह बताने लगे कि साहब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था वो कहा था, तो राहुल गांधी ने जो उनको चैलेंज किया और जो उनके लिए भारी पड़ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी जो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप कह रहे हैं मैंने हाइड्रोजन बम और परमाणु बम और कौन कौन से बम छोड़े थे, उस पर आइए डिस्कशन करा लेते हैं, एक सेशन बुला लेते हैं, पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी अमित शाह हो या चुनाव आयोग हो ये नहीं बता पाएंगे कि एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह वोट कैसे हो सकते हैं और 15 जगह वोट कैसे पड़ सकते हैं। जो कि मंडी की जो सांसद हैं कंगना रनौत, वो कह रही थी कि एक महिला का अपमान हुआ और मैं माफी मांगती हूं, उनको बिना बात घसीटा गया। अरे उस महिला को किसी ने घसीटा और अगर उसका नाम 22 जगह पे अपीयर करता है, 15 जगह दूसरे लोगों ने उसकी लगी हुई फोटो के बावजूद अगर वोट डाला है, तो ये प्रश्न उस बेचारी महिला जो ब्राजीलियन मॉडल है उसके ऊपर थोड़ी उठ रहा है, ये तो हमारे चुनाव आयोग के ऊपर उठ रहा है। और अगर चुनाव आयोग और अमित शाह जो बार बार कह रहे हैं एसआईआर हम इसलिए करा रहे हैं कि पुरानी विसंगतियों को दूर कराया जाए, तो क्या ये न्यायोचित नहीं है कि जो 2024 का पार्लियामेंट चुनाव हुआ था, एक वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए और एसआईआर ऐसी कराइए जो बिल्कुल प्रमाणिक हो। और उसमें अब येलो तो मानी बात है कि
ये लोग तो उसी पार्टी को मिलेंगे जिसकी सरकार राज्य में है। अब जैसे तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को ये लोग ढूंढने में परेशानी होगी, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को ये लोग ढूंढने में परेशानी होगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ढूंढने में परेशानी होगी, कांग्रेस को बिहार के अंदर ढूंढने में परेशानी होगी, क्योंकि जो भी सत्ता में है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है, उसके साथ तो हजारों लोग एलो बनने को तैयार हो जाते हैं, अपोजिशन पार्टी। और ऐसी सरकार जो ईडी और सीबीआई और पुलिस का उपयोग करती है, जैसे अमिताभ ठाकुर पुराने आईपीएस ऑफिसर को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत पुराने देवरिया का केस, उन्होंने कोई लैंड खरीदी थी, जबकि उनके द्वारा ये बताया गया था कि लैंड जो उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे एक इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदा था, उसमें नाम का कोई मिस्टेक हो गया था, इसलिए उसको सरेंडर कर दिया था। लेकिन इस सिविल मामले में गिरफ्तारी होना और उन्हें इस प्रकार से गिरफ्तार करना, इसका माने वो मैसेजिंग बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि जो भी सरकार का विरोध करेगा और उनकी निंदा करेगा, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। लोगों को 4-4, 5-5 साल से अब उनको भी, सोनम वांगचुक भी लोग भूलते चले जा रहे हैं, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार की यादें हमारी ताज़ा हो रही हैं, जैसे इमरजेंसी में इंदिरा जी के समय में हुआ था। लेकिन उस समय कम से कम लोगों ने संगठित होकर महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के देश को लोकतंत्र के बहाल कराया था। इस बार भी अब लगता है जो अगला कदम है, जिससे निर्णायक स्थिति पता चलेगी कि अपोजिशन सफल होगा कि नहीं होगा, वो 14 तारीख को जो राहुल गांधी की ये रैली होगी, उस रैली में कितने लोग आएंगे, क्या होगा, क्या डिस्कशन होगा, क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, जनता का रिस्पांस क्या होगा, राहुल गांधी का कदम क्या होगा, और कितने लाख लोग आएंगे, उनको रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा, उनको पीटा जाएगा कि नहीं पीटा जाएगा, ये सारी चीजें तो 14 तारीख को पता चलेंगी, जिसके बारे में 15 तारीख को डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।